गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ ओके है? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, 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 नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज आपके पास महिला का सारा पीडीएफ, महिला वाला सेक्शन का, मैं सोचा पूरा एक सेक्शन एक साथ मैं आपको भेज दूं। जो टुकड़ों में मैं भेजता था अब टुकड़ों में नहीं जाएगा, तो महिला सेक्शन का सारा पीडीएफ मैं अभी आपको सेंड करवा दूंगा। ठीक है। और हम लोग महिला वाला सेक्शन जीएस पेपर 1 वाला पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अपने कॉपी में एक हेडिंग डाल दीजिए। और आपके जीएस पेपर 1 में है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। याद होगा, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसमें मेनली हम लोग महिला संगठन और महिला आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मेनली हम लोग महिला संगठन और महिला आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। ठीक है। क्योंकि महिला का सारा पहलू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सोशल जस्टिस में मैंने बहुत सारी और चीजों को क्लब कर लिया और लगभग सभी पक्षों को हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग भारत में महिला आंदोलन पढ़ेंगे। भारत में महिला संगठन, महिला आंदोलन। ठीक है। थोड़ा सा गपशप भी हम लोग करेंगे आज, इसलिए मैंने इस टॉपिक के लिए निबंध में भी आपको यूजफुल रहेगा। महिला पर अक्सर अल्टरनेट ईयर एक निबंध पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि महिला के जितने डायमेंशन आपने पढ़ लिए हैं उस पर महिला आंदोलन एक बचा हुआ है, वो अगर हम लोग क्लब कर लेते हैं तो हम लोग निबंध भी अच्छा से लिख लेते हैं या लिख सकते हैं। और जब हम निबंध की बात करते हैं किसी भी विषय में एक हॉलिस्टिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एक समग्र ज्ञान की जरूरत पड़ती है, विस्तृत ज्ञान की जरूरत पड़ती है, गहन ज्ञान की जरूरत पड़ती है। निबंध के लिए सारी चीजें जरूरी है। इसलिए जब मैं भारत में महिला आंदोलन पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महिला आंदोलन की मैं चर्चा कर देता हूं। ठीक है। इस क्लास को शुरू करने के पहले मैं 2-3 विचारधारा की चर्चा आपसे करूंगा। उदारवाद, लिबरलिज्म का नाम आपने सुना होगा। वैश्वीकरण का प्रभाव पढ़ाते समय भी मैंने वहां पर चर्चा की थी। उदारवाद एक विचारधारा है, एक सिद्धांत भी कह सकते हो, जो राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करती है। रिपीट, उदारवाद एक विचारधारा है जो कहती है कि स्टेट विल बी लिबरल, राज्य की हस्तक्षेपी भूमिका का विरोध करती है और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की वकालत करती है। व्यक्ति को उसके अधिक से अधिक नागरिक अधिकारों की वकालत करती है। स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डैश 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 डैश। यूरोप में
इंग्लैंड में आप हिस्ट्री पढ़ोगे या वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ चुके होगे, 1688 में जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था तो कहा जाता है कि वहां पर एक जॉन लॉक थे, उन्हीं के विचारों पर ये आधारित था। उन्होंने कहा कि राज्य को हस्तक्षेप कम करना चाहिए, राज्य को उदार होना चाहिए और व्यक्ति को जो प्राकृतिक अधिकार है वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार की वकालत करी, व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करी और लॉक के विचारों पर आधारित यूरोप में एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि यहीं पर पहली बार डेमोक्रेसी आया और यहीं से नागरिक अधिकार लोगों को दिया जाने लगा। राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की शुरुआत इंग्लैंड से इसी 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से मानी जाती है। यह है उदारवाद। तो उदारवाद, जब भी उदारवाद की बात आएगी तो का मतलब हुआ कि लोगों को उनके नागरिक अधिकार मिलने चाहिए और राज्य की हस्तक्षेप में कमी आनी चाहिए। कहा जाता है कि उदारवादी विचारधारा पूंजीवाद का आधार रहा है, इसलिए कई बार पूंजीवाद को लिबरल कैपिटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवाद को उदारवादी पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। डन। यूरोप में पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई, कारखाना में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हुई, विषमता बढ़ी, गरीबी बढ़ी और तब वहां पर कुछ लोगों ने यूरोप के उन सभी समस्याओं का कारण पूंजीवाद को ठहराते हुए पूंजीवाद का विरोध करना शुरू किया। राइट। इनका कहना था कि आर्थिक असमानता ही क्या बात है, इनका कहना था कि आर्थिक असमानता ही सारी समस्याओं का कारण है। गरीबी और आर्थिक विषमता को दूर करके ही सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और इस आर्थिक असमानता का कारण, ध्यान से सुनो आप, इस आर्थिक असमानता का कारण पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है। इस आर्थिक असमानता का कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खत्म करके एक आर्थिक समानता से युक्त समाज की स्थापना की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके एक आर्थिक समानता से युक्त समाज की स्थापना जब तक नहीं की जाएगी तब तक एक आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। और आर्थिक समानता से युक्त समाज को ही समाजवादी समाज कहा गया। समाजवादी समाज कहा गया और इस विचारधारा को समाजवाद के नाम से जाना गया, सोशलिज्म के नाम से जाना गया। राइट। तो हमेशा याद रखना, जहां भी उदारवाद हो का मतलब हुआ कि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता की वकालत करती है और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करती है। ये अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करती है। ये व्यक्ति को अधिक से अधिक नागरिक अधिकार प्रदान कराने की वकालत करती है। उदारवादी विचारधारा हर जगह आएगा। इसलिए जब हम कहें उदारवादी महिलावाद या उदारवादी महिला आंदोलन का मतलब है कि यहां पर महिला संगठनों की यह मांग रही है कि महिलाओं को सारे नागरिक अधिकार दिए जाएं जो पुरुषों को मिले हुए।
स्वाभाविक सी बात है, उदारवादी महिलावादी आंदोलन का मांग यही होगा। और जब हम समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं का मतलब हुआ समाजवाद आर्थिक असमानता पर फोकस्ड है, और समाजवाद आर्थिक असमानता को दूर करके आर्थिक समानता को ला करके सभी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। इसलिए जब कभी हम समाजवादी आंदोलन की बात करें, पुराने जगह पर समाजवादी आंदोलनकारियों ने, समाजवादियों ने ये बातें कही, ये बातें कही, ये बातें कही, तो मान के चलो कि उस बातों के केंद्र में क्या होगा? उन बातों के केंद्र में होगा कि आर्थिक विषमता को दूर किया जाए, आर्थिक समानता लाई जाए, आर्थिक शोषण से मुक्ति दी जाए, आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, आर्थिक संदर्भ में सारे अधिकार दिए जाए। आर्थिक 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 बराबरी बराबरी बराबरी, आर्थिक संदर्भ में बराबरी। बाकी संदर्भ में बराबरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक संदर्भ में बराबरी। समाजवादियों ने कहा कि सारे के सारे नागरिक अधिकार बेमानी है जब तक समाज में गरीबी है, जब तक समाज में आर्थिक विषमता है। सबको सारे नागरिक अधिकार दे दिए जाए, वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, बहुत सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जाए, लेकिन अगर वो गरीब होगा तो पैसे वाला 2000 का नोट देकर उनका वोट भी खरीद लेगा, उनकी अभिव्यक्ति को भी अपने मनोनुकूल करवा देगा। काहे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काहे का वोट देने का अधिकार, काहे का नागरिक अधिकार। इसलिए आर्थिक समानता को स्थापित करके ही एक वास्तविक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है, एक मानवतावादी समाज की स्थापना की जा सकती है, एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है जहां मानव का सर्वोत्तम हित सिद्ध होता हो, मानव का सर्वोत्तम भला होता। उदारवाद, समाजवाद, ये हमेशा ध्यान में रहे। इसलिए जब हम समाजवादी महिलावाद की बात करें तो हमेशा याद रखना सोशलिस्ट फेमिनिज्म या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को इकोनॉमिकली इंपावर्ड किया जाए। जब तक महिलाएं इकोनॉमिकली इंपावर्ड नहीं होगी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा संभव नहीं हो सकती। महिलाओं के सारे नागरिक अधिकारों की जगह पर आर्थिक अधिकार केंद्र में रखा जाए, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त किया जाए। इसलिए जितने भी समाजवादी महिलावादी संगठन रहे हैं, जितने भी समाजवादी विचारधारा पर आधारित महिला आंदोलन रहे हैं, महिला आंदोलनकारी रही हैं, उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ बदल देना चाहते हैं, एकदम कुछ ज्यादा ही, इसलिए उनको हम रेडिकलिस्ट कहते हैं, रेडिकलिज्म कहते हैं उनकी विचारधारा को। रेडिकलिज्म का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तनवादी, इसका हिंदी होता है आमूलचूल परिवर्तनवादी, कंप्लीट चेंज। तो कुछ महिला संगठनों ने कुछ एकदम सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग हट करके बातें करी, उनकी विचारधारा को रेडिकलिज्म की संज्ञा हम देते हैं। ये सब चीजें जैसे समलैंगिक संबंधों को मान्यता देनी चाहिए, रेडिकलिज्म है। गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज की मांग रेडिकलिज्म है। मोटा मोटी मैंने आपको चर्चा कर दी। थोड़ा सा मैं वैश्विक स्तर पर ब्रीफ करूंगा बच्चा, और इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, दोनों का पीडीएफ मैं आपको दूंगा। आज मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, लिखवाने नहीं जा रहा हूं, आज मैं पूरा का पूरा समझाने जा रहा हूं, पूरा का पूरा समझाने वाला ही क्लास है, ठीक है। इसलिए ध्यान से गपशप में शामिल होइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको आज मिलेगी। जब भी हम इस दुनिया में संसार की बात करते हैं, ये क्लियर है कि पूरे संसार की महिलाएं, समाज, मनुष्य दो भागों में बटे हैं, स्त्री और पुरुष। अगर हम बहुत लिंगानुपात पे न जाएं तो अप्रॉक्स 50% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं। आधी दुनिया महिलाओं की दुनिया है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के समाज पर नजर डालें, पूरी दुनिया के समाज पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करें, तो पूरे दुनिया का समाज
अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो खासी गारो टाइप जनजातियों का अपवाद छोड़ दीजिए, अफ्रीका की कई ऐसी जनजातियां हैं वहां उनका अपवाद छोड़ दीजिए, इन जनरल अगर हम बात करें तो दुनिया के सभी समाजों में सभी कालों में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। हम कह सकते हैं कि दुनिया का समाज, मानव समाज ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक समाज रहा है। पैट्रियार्की मानव समाज की विशेषता रही और दुनिया के लगभग सभी समाजों में इस पैट्रियार्की को धर्म के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता रहा। हमारे यहां इंडिया में देखो, पति परमेश्वर होता है, अहो भाग, आज मेरे पति ने मुझे मारा। गीता, क्या तेरे पति ने भी तेरे को मारा? आज तो मेरे भाग ही खुल गए। पति ने नहीं मारा, पति के रूप में परमेश्वर ने मुझे मारा। हो सकता है पूर्व जन्म का मेरा कोई बुरा कर्म हो, आज परमेश्वर पति के रूप में मुझे दंडित किए। तब सोचो कि पति की पिटाई का भी स्त्री जो है वो विरोध नहीं करती है। पति के किसी भी निर्णय का वो विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो पति को परमेश्वर के समकक्ष मानती है। और परमेश्वर ऑल परफेक्ट होता है, परमेश्वर सदैव सही होता है, परमेश्वर कभी गलत हो ही नहीं सकता। और पति जब परमेश्वर के समकक्ष है तो पति कैसे गलत हो सकता है? पति का निर्णय कैसे गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया के सभी समाज में एक हायरार्की थी। इस हायरार्की में पुरुष ऊपर था और महिलाएं नीचे थी, और इस हायरार्की का लाभ पुरुषों ने उठाया। न केवल इस हायरार्की को बनाए रखा, बल्कि सभी क्षेत्रों से महिलाओं को वंचित कर दिया। और लिंग असमानता मानव समाज की एक केंद्रीय विशेषता के रूप में स्थापित हुई। फिर यूरोप में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, तर्क बुद्धिवाद का विकास होता है, लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होती है। जब तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से लोग विचार करना शुरू करते हैं तो धर्म के प्रभाव में कमी आती है, ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न खड़ा होता है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि जगत के केंद्र में मानव है, ईश्वर नहीं। तो जगत की संस्थाओं का निर्माण, नियमों का निर्माण ईश्वर की भलाई को केंद्र में रखकर नहीं किया जाना चाहिए, मानव की भलाई को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। इस तरह से कुछ लोग, फिर ढेर सारे लोगों ने मानव की भलाई को केंद्र में रख करके सामाजिक नियमों, मान्यताओं, मूल्यों निर्माण की बात करनी शुरू की। जब ढेर सारे लोग इस बात पर सहमत हुए तो इस विचारधारा को मानवतावाद की संज्ञा दी गई। और फिर हुआ कि मानव का भलाई किसमें है? स्वतंत्रता में है, समानता में है, न्याय में है। और इस तरह से स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय ये मूल्य या विचारधारा धीरे धीरे समाज द्वारा मान्य हुए। और जब स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के चश्मे से समाज को देखा जाने लगा बुद्धिजीवियों के द्वारा, तो बहुत सारी चीजें इन मूल्यों के विपरीत नजर आई। और इसी चश्मे से जब स्त्री पुरुष संबंधों को देखा गया तो गलत लगा, ये लिंग समानता के विपरीत लगा, स्वतंत्रता के मूल्यों के विपरीत लगा, लिंग असमानता के तत्व, महिलाओं का पुरुषों की अधीनता। परिणाम दुनिया के सभी समाजों में इसका विरोध शुरू हो गया। परिणाम दुनिया के सभी समाजों में इसका विरोध शुरू हो गया। दुनिया के सभी समाजों में लिंग असमानता के तत्वों पर प्रहार किया जाने लगा। दुनिया के सभी समाजों में लिंग असमानता की आलोचना की जाने लगी। लिंग असमानता के मूल्यों पर आधारित जितने भी नियम, तौर तरीके, प्रथा, परंपरा था, सती प्रथा, विधवा विवाह नीति, तमाम तरह की चीजें इंडिया या वर्ल्ड लेवल पर सबका विरोध शुरू हो गया। शुरू में विरोध करने वाले कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, जिनकी सोच तार्किक और वैज्ञानिक थी, जिनकी सोच मानवतावादी विचारधारा पर आधारित थी। भारत में भी सुधार आंदोलनकारियों द्वारा शुरू में महिलाओं की निम्नतर स्थिति पर प्रहार किया गया, निम्नतर स्थिति का विरोध किया गया, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात की गई, महिलाओं की निम्नतर स्थिति को लिंग समानता के मूल्यों के विपरीत माना गया।
पूरी दुनिया में भी, और फिर धीरे धीरे स्वयं महिलाएं जब जागरूक हुई तो महिलाओं ने भी संगठन बनाकर अपनी इस निम्नतर स्थिति का विरोध करना शुरू कर दिया और हर क्षेत्र में बराबरी की मांग करनी शुरू कर दी। महिलाओं के विरुद्ध जो भी हिंसा के रूप थे उसका विरोध इन्होंने करना शुरू कर दिया और हर क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को केंद्र में रख करके, इनसे जुड़े मांग को केंद्र में रख करके पूरी दुनिया में आंदोलन शुरू हो गया और इन्हीं आंदोलन को हम महिला आंदोलन के नाम से जानते। इन्हीं आंदोलन को हम महिला आंदोलन के नाम से जानते। राइट, यही है विश्व में महिला आंदोलन। विश्व में महिला आंदोलन, अगर आप केवल इसका ड्राफ्ट खींच ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल हेडिंग आप डालें, विश्व में महिला आंदोलन। यहां से आप हेडिंग डाल के लिखिए, विश्व में महिला आंदोलन। सबसे पहला हेडिंग है आपका जीएस पेपर 1 और पूरा का पूरा जो सिलेबस में दिया हुआ है वो, और अब एक हेडिंग डालिए, विश्व में महिला आंदोलन का उद्भव। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी महिलावाद। मैं बताऊंगा। सोशलिस्ट फेमिनिज्म, समाजवादी महिलावाद। पूरे विश्व में महिला आंदोलन को मैं कुछ क्लासिफिकेशन में रख रहा हूं। समाजवादी महिलावाद, रेडिकल फेमिनिज्म, आमूलचूल परिवर्तनवादी महिलावाद। रेडिकल फेमिनिज्म के अंतर्गत दो पार्ट कर दो, सेपरेटिज्म और लेस्बियनिज्म। सेपरेटिज्म एंड लेस्बियनिज्म। ठीक है, और फिर बिना किसी से ऊपर में टच किए हुए दो और लिख दो, ब्लैक फेमिनिज्म और इको फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म और इको फेमिनिज्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ कर देता हूं। जब पूरे दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों का प्रसार हुआ और इन्हीं मूल्यों के चश्मे से जब परंपरागत लिंग असमानता के तत्वों को देखा गया तो वह इन मूल्यों के विपरीत नजर आया और लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। ठीक है, अब बताओ कि सबसे पहली बार, मैं पहले भी बोला था कि शुरू शुरू में जब आदमी मांग करता है, मान लो कि भोजन से आप वंचित हो तो सबसे पहले भोजन की मांग करोगे कि भैया हमें खाना चाहिए, खाना मिल जाएगा तो कहोगे और अच्छा खाना चाहिए, थोड़ा बढ़िया कपड़ा भी मिले। धीरे धीरे करके मांगे बढ़ती। जिस समय यूरोप में आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ, मानवतावादी मूल्यों का प्रसार हुआ, समाज लिंग असमानता के तत्वों पर आधारित था और महिलाओं को ढेर सारे अधिकारों से वंचित कर रखा गया था। 1688 में जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, 1688 में जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है और वहां नागरिक अधिकारों की घोषणा होती है, तो सोचो महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं होता। महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं होता है।
समझ में आ रहा? तब जाकर उसी 1688 के बाद 100 साल बाद 1792 में उसी इंग्लैंड में एक लेडीज होती है जिसका नाम होता है मेरी उलस्टोनक्राफ्ट। मेरी उलस्टोनक्राफ्ट, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, और वो महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करती है। धीरे धीरे अब महिलाओं के अधिकारों की चर्चा शुरू हो जाती है। लोग मांग करना शुरू कर देते हैं कि एक कैसी स्वतंत्रता, कैसी आजादी, कैसा डेमोक्रेसी, महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी 1688 में आ जाती है, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सोचो, इंग्लैंड में 1688 में डेमोक्रेसी आती है बच्चा, और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1948 में मिलता। 1948 में, 1947 में हम दे देते, इंडिया के भी बाद। आश्चर्य होगा सुनकर के। अठारह में 1688, 1792, 1869 में जॉन स्टुअर्ट मिल की एक किताब छपती है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में जेस मिल महिलाओं की निम्नतर स्थिति का विश्लेषण करते हैं। और 1884 में मार्क्स के एक सहयोगी हुआ करते थे, फ्रेडरिक एंजल्स, उनकी एक पुस्तक आती है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और वो भी महिलाओं की खास करके निम्नतर स्थिति का विश्लेषण करते हैं, आर्थिक संदर्भ में विश्लेषण करते हैं। और तब जाकर के धीरे धीरे लिंग असमानता को दूर करने की बातें शुरू हो जाती है। और इंग्लैंड में, और करते करते जाकर के 1948 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है बच्चा। ये कहानी है इंग्लैंड की। जबकि 1944 में फ्रांस में वोट देने का अधिकार मिला। सोचो, ये सब दुनिया के वे देश है जो अपने आप को आधुनिक मानते हैं। यहां पर आधुनिकता का उद्भव 400 साल पहले हुआ। उस फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1944 में प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार 1948 में प्राप्त हुआ। हमारे भारत में वोट देने का अधिकार महिलाओं को 1947 में ही मिल गया, आजादी के बाद ही मिल गया। जबकि इंग्लैंड में, फ्रांस में डेमोक्रेसी 1789 में भी आ गई थी। फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़े होंगे। 1789 में फ्रांस में डेमोक्रेसी आती है और नेशनल असेंबली द्वारा नागरिक अधिकारों की घोषणा की जाती है। फ्रांस की नेशनल असेंबली नागरिक अधिकारों की घोषणा की जाती है, करती है। और बच्चा, नौकर को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं। उसी फ्रांस में एक लेडीज होती है, ओलंपी डे गुज। ओलंपी डे गुज इस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर कमेंट करती है और कहती है कि क्रांति का कोई मतलब नहीं है। जिस समाज में महिलाएं शोषित है, जिस समाज में महिलाएं पुरुषों के अधीन है, महिलाएं शोषण का शिकार है, जिस समाज में महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, उस समाज को हम स्वतंत्र समाज कैसे कह सकते? सोचो, ओलंपिया डी गुज को फांसी की सजा दे दी गई, मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि उसने विरोध किया था। और फिर धीरे धीरे फ्रांस में महिला संगठन बनता गया, महिलाओं में जागरूकता आती गई, और 1944 में जाकर के फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। यही कहानी आपको अमेरिका में भी दिखाई देगी। अमेरिका में 1776 में ही अमेरिकी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई बच्चा। अमेरिका में 1776 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 में बिल ऑफ राइट्स आया था। लोकतंत्र आता है तो नागरिकों के नागरिक अधिकारों की घोषणा की जाती है कि क्या है हमारे नागरिक अधिकार। हमारे यहां जब हम आजाद हुए, डेमोक्रेसी को अपनाया, तो हमने संविधान में अपना फंडामेंटल राइट्स निहित किया। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, यही है हमारे भारत के नागरिकों का नागरिक अधिकार।
जो हम विभिन्न अनुच्छेदों में पढ़ते हैं। तो 1688 में इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आती है, तो वहां पर भी नागरिकों के क्या अधिकार है उसकी घोषणा की जाती है। 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है, डेमोक्रेसी पहली बार आती है। लुई 16वां आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय, वहां पर भी वहां के नागरिक अधिकारों की घोषणा की जाती है। और अमेरिका में भी 1789 में 1776 में अमेरिकी क्रांति होती है, अमेरिका में डेमोक्रेसी आती है और 1789 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की जाती है। और यहां पर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, समझ लो। और तब अमेरिका में धीरे धीरे महिला संगठन बनता है, महिलाओं के नागरिक अधिकारों की मांग की जाती है। और फाइनली 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, महिलाओं को नागरिक अधिकार मिला। बट पैरेलल जब समाजवादी विचारधारा का उद्भव हुआ, बच्चा, समाजवादी विचारधारा का उद्भव मान के चलो 1900 ईस्वी के बाद, मेनली 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है। पहली बार समाजवादी विचारधारा पर आधारित रूस की एक क्रांति होती है। और धीरे धीरे आर्थिक संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों की मांग तो हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, 1950 तक अगर हम कहें विश्व महिला आंदोलन की बात करें बच्चा, तो 1950 तक जो महिला आंदोलन था उसमें उदारवाद और समाजवादी महिलावाद, यही दो विचारधाराओं पर आधारित आंदोलन था। लिबरल फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म। एक महिलाओं का ढेर सारा संगठन, बस उसकी मांग यही थी कि जहां जहां महिलाओं का नागरिक अधिकार नहीं मिला है उनको नागरिक अधिकार प्रदान किया। कुछ महिलाओं का संगठन था जो मार्क्सवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे, समाजवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने संगठन बनाकर महिलाओं को आर्थिक संदर्भ में उनको अधिकार देने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था। आंदोलन कर रहे थे पूरी दुनिया में। और 1960 में दुनिया में महिला आंदोलन का एक नया रूप आता है, रेडिकल फेमिनिज्म। 1960 तक आते आते कुछ महिलाओं का संगठन, महिलाएं अगर 100 है तो सबकी सोच एक जैसी नहीं है। कुछ महिलाएं हैं जो थोड़ा लिबरल टाइप की है, वो अचानक बदलाव नहीं लाना चाहती, वो नागरिक अधिकारों को लेकर के आंदोलन कर रही होती है महिला संगठन बना करके। कुछ महिलाओं ने जिनकी सोच थोड़ा मार्क्सवादी विचारधारा को स्वीकार करती है, नहीं सही बोला मार्क्स ने, सही बोला समाजवादियों ने, आर्थिक समानता जरूरी है, आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है, उन्होंने संगठन बना करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के, आर्थिक मुद्दे को लेकर के आंदोलन करना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं उनमें खतरनाक टाइप की थी। खतरनाक टाइप समझते हो? उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो महिलाओं की निम्नतर स्थिति है, या जो आज समाज में लिंग असमानता व्याप्त है, या जो पैट्रियार्की है, इसका कारण समाज नहीं, पुरुष प्रधान समाज, इसका कारण पापी पुरुष है। इन्होंने इन समस्याओं के लिए समाज को कटघरे में खड़ा करने, अब ध्यान से सुनो, अगर हम किसी भी समस्या के लिए समाज को दोषी मानते हैं, जातीय असमानता, अब जातीय असमानता को देखने का दो तरीका है। एक है कि जातीय असमानता का कारण समाज है और समाज चाहे तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है, और एक है जातीय असमानता का कारण ब्राह्मण है, तो फिर ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू होगा। यहां पर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में एक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, ईर्ष्या, द्वेष, सामाजिक विखंडन उत्पन्न होता है। उसी तरीके से अगर हम लिंग असमानता को का कारण समाज को माने, तो यहां हम पुरुष को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, और रियलिटी भी यही है कि लिंग असमानता का कारण समाज है। हाँ, पितृसत्तात्मक समाज आप कह सकते हो।
और इसका प्रभाव महिलाओं पर भी है। इसलिए आज भारत में या दुनिया के देशों में महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन पुरुष नहीं, कहा जाता है ना, स्वयं महिलाएं ही होती है। दहेज प्रथा में पति और ससुर और देवर नहीं जलाता है, बल्कि सास और ननद जलाती है। सोचो, तो पैट्रियार्की का प्रभाव ये समाज का प्रभाव है, पूरे समाज पर होता है, न कि केवल पुरुषों पर। इसलिए ये सब सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है, इसके पीछे समाज होता है। और अभी तक जो सामाजिक महिला आंदोलन चल रहा था वो महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का कारण समाज को मानता था, लेकिन 60 के दशक में कुछ महिलाओं ने इसके लिए पुरुषों को कटघरे में खड़ा किया, पुरुषों को उत्तरदायी ठहराया। यहां आकर के महिला आंदोलन पुरुष विरोधी हो गया। उन्होंने कहा ये पापी पुरुष ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ में विद्यमान है, पापी पुरुष ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ में विद्यमान है। लिंग असमानता का कारण ये पापी पुरुष है, पापी पुरुष है। इसलिए अगर लिंग असमानता को खत्म करना है, लिंग समानता की स्थापना करनी है, तो इन पापी पुरुषों से अपने को अलग करना होगा। पापी पुरुषों से हर तरह के संबंध को खत्म करना होगा। हम लोग पापी पुरुषों से जुड़े रहे कहीं ना कहीं सेक्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रजनन के लिए। आज से सब बंद, आज से प्रजनन बंद। सेपरेटिज्म इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म इसी को कहा गया। महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी हो गया, पुरुष विरोधी हो गया, और इसका एक शाखा कहलाया सेपरेटिज्म, पुरुष से बंद। अब इसी में रेडिकल फेमिनिज्म की कुछ धाराएं थोड़ा उदार टाइप की रही। सिमोन दी बोयार, द सेकंड सेक्स, उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। उनका ही स्टेटमेंट है कि स्त्री पैदा नहीं लेती है, स्त्री बनाई जाती है, समाज स्त्री को बनाता है। लिंग असमानता का कारण समाज है। इसलिए उन्होंने पुरुषों से के प्रतिस्पर्धा में अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन छेड़ा। आपने पढ़ा होगा, फ्रांस की रहने वाली थी सिमोन दी बोयार। सिमोन दी बोयार के समय में फ्रांस में गर्भपात गैर कानूनी था। सिमोन दी बोयार ने 300 महिलाओं के साथ गर्भपात करवाया, लिखवाकर अखबार में छपवाया। मतलब हमने कानून का विरोध किया, गिरफ्तार करो, ये कानून गलत है। और उनके नेतृत्व में गर्भधारण और गर्भपात के अधिकार की मांग को लेकर के आंदोलन सक्रिय हुआ। उनका कहना था कि गर्भधारण का अधिकार महिलाओं को होना चाहिए, गर्भपात का अधिकार महिलाओं को होना चाहिए। पुरुष नहीं डिसाइड कर सकता है कि बच्चा पैदा करो, हमारी मर्जी, हम बच्चा पैदा करें या नहीं करें। पुरुष डिसाइड करने वाला कौन होता है? बच्चा को रखे या हम गर्भपात कराएं, एबॉर्शन कराएं, ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, हमारी जिंदगी का मामला है। इस तरीके से रेडिकल फेमिनिज्म का प्रारंभिक दौर 60-70 के दशक वाला एक दौर आगे बढ़ा, जो कुछ मांगों को लेकर के आगे बढ़ा। तो इसी में कुछ लोग थोड़ा और कठोर हुए, पुरुषों से संबंध खत्म। तो फिर कुछ महिलाओं ने, इसी गुट की कुछ महिलाओं ने, इसी में से कुछ महिलाओं ने कहा कि जब सेक्स के लिए पुरुषों से संबंध खत्म, तो फिर हम आपस में सेक्स क्यों नहीं करें? ये वो महिलाएं थी जो लेस्बियन थी, और उस समय तक लेस्बियन एक्टिविटीज को खराब माना जाता था, पाप माना जाता था, मानसिक विकृति मानी जाती थी। सेम सेक्स को के साथ संबंधों को खराब माना जाता था। और मैंने पहले भी आपको बताया था, याद करो, जब मैंने आप लोगों को समलैंगिकता पढ़ाया था, समलैंगिक विवाह पढ़ाया था, वहां पर मैंने चर्चा किया था कि कैसे न्यूयॉर्क में पहली बार समलैंगिक अधिकारों को लेकर के आंदोलन शुरू होता है। ये वही महिलाएं थी, और इन्होंने स्त्री संबंधों को सामाजिक मान्यता देने के लिए, कानूनी मान्यता देने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। ये क्यों इसको समाज खराब मानता है? ये अधिकार क्यों नहीं हम लोगों को होना चाहिए? वयस्क 2 महिलाएं संबंधों में क्यों नहीं रह सकती है? वयस्क 2 पुरुष संबंधों में क्यों नहीं रह सकते? इसी को कहा गया लेस्बियनिज्म। ये भी
फेमिनिज्म का एक नया रूप है और इन्हीं तरह के लोगों ने अपना संगठन बनाकर समलैंगिक अधिकार को लेकर के आंदोलन चलाया, समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज करने को लेकर के आंदोलन चलाया, समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने को लेकर के आंदोलन चलाया और गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज जैसी घटनाएं या गे रिलेशन लेस्बियन रिलेशन जैसी घटनाएं यूरोप के समाज में, अमेरिका के समाज में उभर कर सामने आई। इन्हीं सब आंदोलनों का प्रभाव भारत में भी पड़ा। भारत में भी कई महिला संगठन 377 को हटाने के लिए आंदोलनरत रहे। परिणामतः 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 377 को के तहत सेम सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। मैं बता चुका हूं आपको। इस तरह से दुनिया में महिला आंदोलन आगे बढ़ता गया। 1960, 70, 80 तक आते आते महिला आंदोलन में कुछ नई नई चीजें आ गई। कहा जाता है कि 1990 के बाद महिला आंदोलन कई विचारधाराओं पर आधारित हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो। कुछ महिलाओं ने यह कहना शुरू किया कि जिस तरीके से पर्यावरण शोषण का शिकार है, उसी तरीके से महिलाएं भी पुरुषों के इस शोषक मानसिकता की शिकार है। आज पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। 70 के बाद पर्यावरण वाला मुद्दा सामने आ गया था दुनिया में। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, लोगों ने कहना शुरू किया कि ये पुरुषों की जो शोषक मानसिकता है, वो मानसिकता केवल स्त्रियों पर ही नहीं, पर्यावरण पर भी दिखाई देती है। पर्यावरण को जो आज नुकसान पहुंचा है, ये पुरुषों की इसी मानसिकता का परिणाम है। यानी पर्यावरण भी पुरुषों के शोषण का शिकार है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम महिलाएं पुरुषों के शोषण का शिकार है। इसलिए जब तक पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती है। अब थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि थोड़ा भटक रहा है आंदोलन। कहा जाता है कि महिला आंदोलन यहां से भटकना शुरू किया। महिला आंदोलन में भटकाव आना शुरू हुआ। महिला आंदोलन विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित होकर के अलग अलग राह पकड़ लिया। अब बताओ, पर्यावरण संरक्षण से महिला सशक्तिकरण होगा, इसमें बहुत कुछ कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। बट आंदोलनकारियों ने कहा कि जब महिलाओं पर्यावरण को पुरुषों के शोषण से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक महिला मुक्ति संभव नहीं है। इसी को कहा गया इको फेमिनिज्म। इसको इको फेमिनिज्म, ठीक है। और फिर बच्चा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। फिर अमेरिका में महिला संगठन था। महिला संगठन बना करके महिला आंदोलन चल रहा था। महिला संगठन में ब्लैक महिलाएं भी थी और व्हाइट महिलाएं भी थी। ब्लैक और व्हाइट समझ में आ रहा? श्वेत महिलाएं भी थी, गोरी चमड़ी वाली, और अश्वेत महिलाएं भी थी, काली चमड़ी वाली। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन के अंदर प्रमुख पदों पर किसी महिला संगठन का चेयरमैन हो, उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, समझ रहे हो, ये गोरी महिलाओं की डोमिनेंसी थी। और ये गोरी महिलाएं काली महिलाओं को उतना महत्व तो नहीं देती थी। महिला होने के नाते वो संगठन में तो थी, लेकिन महिला संगठन के अंदर उनके साथ भेदभाव किया जाता था कि वो ब्लैक हैं, ब्लैक हैं, ब्लैक हैं। समझ में आ रहा बात मेरी? फिर क्या था? उन्हीं में से कुछ ब्लैक महिलाओं ने अपना संगठन बनाया अलग, और कहना शुरू किया कि जब तक श्वेत और अश्वेत का भेदभाव खत्म नहीं होता, जब तक ब्लैक और व्हाइट का भेदभाव खत्म नहीं होता, जब तक व्हाइट लोगों द्वारा ब्लैक लोगों के शोषण को रोका नहीं जाएगा, तब तक पुरुषों से महिलाओं का शोषण नहीं रुक सकता है। महिलाओं की मुक्ति तभी संभव है जब अश्वेत लोगों की मुक्ति
यहाँ श्वेत और अश्वेत में भेदभाव बरकरार है, तो स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव को कैसे दूर किया जा सकता? इसी को कहा गया ब्लैक फेमिनिज्म। इस तरीके से बच्चा 2000 के बाद ये महिलावादी आंदोलन कई विचारधाराओं में बट गया। कुछ महिला संगठन महिलाओं के नागरिक अधिकारों को लेकर के दुनिया के अलग अलग समाजों में आंदोलन करते रहे। कुछ महिला संगठन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को के मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते रहे। जैसे प्रॉपर्टी में महिलाओं का भी बराबरी का अधिकार हो, भारत में भी इस संदर्भ में आंदोलन हुआ। जैसे समान काम का समान वेतन, अगर पुरुष और स्त्री एक ही काम को दोनों कर रहे हैं तो सैलरी में अंतर नहीं होना चाहिए, समान काम का समान वेतन। महिलाओं के घरेलू काम को काम का दर्जा दिया जाए, ये मुद्दे भी प्रबल रहे। ये समाजवादी महिला आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा रहा कि अगर पति पत्नी घर के अंदर है, पति जाके 8 घंटा बाहर काम करता है और 8 घंटा बाहर काम करके 1 लाख रुपया कमा के ले आता है और फिर घर में आकर के रोब झाड़ता है पत्नी पर कि मैं कमा कर लाता हूं तभी तुम खाती हो, मैं कमा कर लाता हूं तभी तुम खाती हो। महिला संगठन ने कहा कि पत्नी घर का चूल्हा बर्तन करती है, घर की सफाई करती है, बच्चे की देखभाल करती है, पति का कपड़ा धोती है, पति के लिए खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है। पति पत्नी दोनों का ज्वाइंट काम है, दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए। लेकिन घर का सारा काम पत्नी संभाल देती है। अगर घर का काम में 8 घंटा लगता है तो 4 घंटा पति का काम हुआ जिसको पत्नी कर रही, और पति बाहर में 8 घंटा काम करके आता है। 8 घंटा काम वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके 4 घंटे का काम उसकी पत्नी ने कर दिया। नहीं तो घर का यदि 4 घंटा वो काम करता तो बाहर में 4 घंटा ही काम करता। आपस में लोगों ने काम बांट लिया, घर का 8 घंटा का काम महिला ने कर दिया और बाहर 8 घंटा पुरुष कमा करके ले आया। पुरुष जो कमा के ला रहा है उसका रोब झाड़ रहा, और महिलाओं के घर के इस 8 घंटे के काम का कोई वैल्यूएशन नहीं दिया जाता। इसलिए इन महिला संगठनों ने कहा कि घर के काम को भी काम का दर्जा दिया जाए, घरेलू काम को काम का दर्जा दिया जाए। इन महिला संगठनों में कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पति महोदय नौकरी करते हैं, उनको 1 लाख रुपया सैलरी मिलता है, 2 चेक बनना चाहिए सैलरी का, 50,000 पति के नाम से और 50,000 उनकी पत्नी के नाम से, क्योंकि पत्नी उनके काम को 4 घंटे के काम को घर में करती है, तभी पति महोदय जाकर के नौकरी करते हैं। इस तरीके से मार्क्सवादी आंदोलन या समाजवादी आंदोलन या समाजवादी महिलावाद महिलाओं के विभिन्न आर्थिक पहलुओं को लेकर के आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन चल रहा है, पूरे दुनिया में आंदोलन जारी है। कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो अपने अपने मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रही है। इसके बाद इसके अंदर अब और कई मुद्दे आ गए हैं, वेजिटेरियन फेमिनिज्म, लिपस्टिक फेमिनिज्म, सेक्शनलिस्ट फेमिनिज्म, तो लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सेपरेटिस्ट फेमिनिज्म, लेस्बियन फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, सेक्शनलिस्ट फेमिनिज्म, वेजिटेरियन फेमिनिज्म, लिपस्टिक फेमिनिज्म, समझ में आ रहा है, प्रो सेक्स फेमिनिज्म, इस तरीके से 2000 के बाद महिला आंदोलन कई विचारधाराओं में बट गया है और अलग अलग विचारधाराओं को लेकर के आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जारी है। और इसी संदर्भ में भारत में भी महिला आंदोलन सक्रिय रहा है और आज सक्रिय है। तो आप देखोगे कि विश्व महिला आंदोलन का प्रभाव भारत के महिला आंदोलन पर भी साफ तौर पर दिखाई देता। मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया विश्व स्तर पर महिला आंदोलन का, और इन्हीं महिला आंदोलनों के परिणाम स्वरूप दुनिया के देशों में महिलाओं को ढेर सारे नागरिक अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को ढेर सारे आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में अधिकार दिए जाते हैं। दुनिया के देशों में समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज किया जाता है, दुनिया के देशों में समलैंगिक विवाह को भी कई देशों में लीगलाइज कर दिया जाता है, दुनिया के कई देशों में गर्भपात का अधिकार दिया जाता है, गर्भधारण का अधिकार दिया जाता है। तो महिलाओं को ढेर सारे अधिकार मिले और महिलाओं की स्थिति निरंतर
सुधरती जा रही है, महिला सशक्तिकरण संभव होता जा रहा है। ये पूरे दुनिया में है और ये इंडिया में भी है। यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु, लिंग असमानता में कमी हेतु, लिंग समानता से युक्त समाज की स्थापना हेतु, पैट्रियार्की का कमजोर होने हेतु कई कारण उत्तरदायी है। उनमें एक प्रमुख कारण महिला आंदोलन भी है, प्रमुख कारण महिला आंदोलन भी। ठीक है, ये है बच्चा महिला, विश्व में महिला आंदोलन। ठीक है, यहां पर मैं एक ढांचा आपको बनाने के लिए कहूंगा, वहां तक आप बना लीजिएगा तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फिर हम पीडीएफ दे देंगे बच्चा और आप फिर आगे बढ़ना। एक ढांचा ये भी बनाओ, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसकी कॉपी करो। संसार, पुरुष, स्त्री, स्त्री, सेक्स, जेंडर। सेक्स मतलब तुम्हारा हो गया बायोलॉजिकल डिफरेंस और जेंडर मतलब हो गया समाज ने जो अंतर किया है। एक सेक्स है, एक जेंडर है, में होगा। सेक्स का मतलब जो स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविकीय अंतर है वो सेक्स है। लेकिन इनके बीच समाज ने भी कुछ अंतर किया। अब लंबे लंबे बाल लड़कियों को रखना चाहिए, कान में पहनना चाहिए, नाक में पहनना चाहिए। पुरुषों को छोटे छोटे बाल रखने चाहिए, कसरत करना चाहिए, मारपीट, धूम धड़ाका। स्त्रियोचित गुण और पुरुषोचित गुण, इसका डिवीजन भी समाज ने किया। महिलाओं को शर्माना चाहिए, शर्म, हया ये महिलाओं का गुण है और वीरता पुरुषों का गुण है। हमारा समाज समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा एक गुण इंजेक्ट करता है बच्चों में। लड़कियों को कहता है क्या लड़कों की तरह घूमती रहती, तुम करो, घर में बैठो। लड़कों को कहता है क्या लड़कियों की तरह शर्माते रहते, लड़कियों की तरह घर में बैठे रहते हो, जाओ बाहर खेलो। लड़कियां डॉल डॉल खेलती है, टीचर टीचर खेलती है, मम्मी मम्मी खेलती है, मम्मी बनती है। और छोटे बच्चे स्टेन गन लेकर दर 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 दर। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जेंडर आइडेंटिटी डेवलप कर दिया बच्चों में। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें वैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारा महिला संगठन तो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया से लेकर के हमारे रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, गद्य लेखन, पद लेखन सब पर प्रहार करता है। इन महिला संगठनों का कहना है कि इन सब पर पितृसत्तात्मकता का प्रभाव है, इन सब पर पैट्रियार्की का प्रभाव है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां झांसी वाली रानी की तारीफ की जा रही है या निंदा की जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। झांसी वाली रानी बहादुरी से लड़ी दुश्मनों के साथ, ये प्रशंसा के काबिल है। लेकिन यहां कवि क्या कह रहा है, यहां कवि कह रहा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी लड़ी, मर्दों की तरह लड़ी। यानी लड़ना स्त्रियोचित गुण नहीं है, लड़ना पुरुषोचित गुण है, पुरुष की तरह लड़ी। अब आप सोचो कि आपको एक पत्नी मिलती है पुरुषोचित गुण वाली, कट्टी कट्टी पहलवान, दंड बैठक करने वाली, एक झापड़ मार दे मुसक बनाने वाली। क्या आप ऐसे पुरुषोचित स्त्री से विवाह करना पसंद करोगे? तो क्या पुरुषोचित स्त्री स्त्रियों की तारीफ है या क्या है? बहादुरी से स्त्री क्यों नहीं लड़ सकती है? बहादुरी क्या मर्दों की बपौती गुण है? तो कहीं ना कहीं महिला संगठनों का, महिला आंदोलनों का प्रहार है। स्त्रियोचित गुण और पुरुषोचित गुण समाज ने बदला है। महिलाएं घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेगा, महिलाएं ऐसा पहनेगी, पुरुष ऐसा पहनेगा। ये जो डिफरेंस क्रिएट किया गया इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड जेंडर। सो बायोलॉजिकली डिफरेंस लड़का और लड़की में
को हम सेक्स या यौन कहते हैं, और सामाजिक अंतर जो लड़का और लड़की में किया गया उसको हम जेंडर या लिंग कहते हैं, जेंडर या लिंग कहते हैं। और इस जेंडर डिफरेंशिएशन में समाज ने जो लड़का और लड़की में अंतर किया, वहां पर लड़के को ज्यादा अवसर, सुविधा, अधिकार दिया, लड़की को कम दिया, यानी लिंग असमानता। इस तरीके से लिंग असमानता स्त्री और पुरुषों के बीच अधिकारों में अंतर, पुरुषों को ज्यादा अधिकार, महिलाओं को कम अधिकार, अवसरों में अंतर, पुरुषों को अधिक अवसर, महिलाओं को कम अवसर, ढेर सारे अधिकारों से पुरुष युक्त और महिलाएं वंचित। यह है लिंग असमानता। और पूरी दुनिया के समाजों में इस लिंग असमानता को धर्म के आधार पर मान्यता दी गई, धर्म के आधार पर सही ठहराया गया, धर्म के आधार पर जस्टिफाई किया गया। और इस तरह से लिंग असमानता से युक्त समाज, परंपरागत समाज विद्यमान था, चला आ रहा था। और उसी समय यूरोप में तर्क बुद्धिवाद का विकास होता है। तर्क बुद्धिवाद के विकास एवं विज्ञान के विकास के साथ धर्म कमजोर होता है। और चूंकि लिंग असमानता को धर्म के आधार पर ही जस्टिफाई किया गया था, जब धर्म कमजोर होता है तो धर्म का समाज पर प्रभाव भी कमजोर होने लगता है। और जब धर्म का समाज पर प्रभाव कमजोर होने लगता है बच्चा, तो इस लिंग असमानता का विरोध भी शुरू होता था। इसलिए इसी कड़ी में आप नीचे की तरफ एरो देकर के लिखो, इसी कड़ी में आप नीचे की तरफ ऐसे एरो दो और यहां आ जाओ। यही है, इसको मत लिखना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तर्क बुद्धिवाद के विकास और विज्ञान के विकास के साथ धर्म कमजोर, फलतः धर्म का प्रभाव कमजोर। अब ऐसे आओ, ऐसे लिखो। धर्म का प्रभाव कमजोर होता है यूरोप में, और तब मानवतावाद आता है। यूरोप में मानवतावाद का उद्भव, पूरी कहानी को मैंने कुछ पॉइंट में समराइज कर दिया, पहले भी मैंने इस पर चर्चा की आपके सामने। मानवतावाद, मानव केंद्रित, यहां से लिखना शुरू करो। एरो पीछे दिए हो, अब एरो से ये मानवतावाद लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मानवतावाद, मानव केंद्रित स्वतंत्रता, मानव केंद्रित स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों का विकास। मानव केंद्रित स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों का विकास। फलतः दुनिया के सभी समाजों में प्रत्येक तरह की असमानता का विरोध प्रारंभ। फलतः दुनिया के सभी समाजों में प्रत्येक तरह की असमानता का विरोध प्रारंभ। मानवतावाद के उद्भव के साथ, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के उद्भव के साथ दुनिया के सभी समाजों में प्रत्येक प्रकार की असमानता का विरोध शुरू होता है। और इसी क्रम में सबसे पहले राजनीतिक असमानता का विरोध शुरू होता है, राजतंत्र का विरोध शुरू होता है, लोकतंत्र का आगमन होता है। फिर भारत में जातीय असमानता का विरोध शुरू होता है, अमेरिकी समाजों में प्रजातीय असमानता का विरोध शुरू हो जाता है, और इसी क्रम में लिंग असमानता का विरोध शुरू हो जाता है। इधर समाजवादी आंदोलन आर्थिक समानता का विरोध कर देते हैं, यानी समानता के मूल्यों के पैमाने पर हर प्रकार की असमानता का विरोध शुरू कर दिया जाता है। अतः लिंग असमानता का विरोध भी प्रारंभ। और यही विरोध जब महिलाओं के द्वारा संगठित होकर किया जाता है, जब कुछ महिलाओं के द्वारा संगठन बनाकर और इस लिंग असमानता का विरोध एक संगठित प्रयास के रूप में किया जाता है, तो हम उसी को महिला आंदोलन कहते हैं। जब समाज के लोग समाज के कुछ पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए, समाज की कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए मिलजुल कर, संगठित होकर जब प्रयास करते हैं, तो इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। और जब कुछ महिलाएं संगठन बनाकर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, लिंग असमानता को दूर करने के लिए
महिलाओं से जुड़ी अलग अलग समस्याओं के को दूर करने के लिए जब संगठित, सामूहिक और संगठित प्रयास करते हैं, इन्हीं को हम महिला आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस तरह से लिंग असमानता का विरोध प्रारंभ और महिला आंदोलन का उद्भव, और फिर विश्व में महिला आंदोलनों को हम लोग 4 चरण में बांट कर देख सकते हैं। प्रथम चरण 1789 से 1950, प्रथम चरण 1789 से 1950। द्वितीय चरण 1950 के बाद, द्वितीय चरण 1950 के बाद। तृतीय चरण 1990 के बाद, और चतुर्थ चरण 2010 के बाद। चतुर्थ चरण 2010 के बाद। डन। इस तरह से हम विश्व में महिला आंदोलन को 4 चरणों में बांट कर देखते हैं बच्चा। प्रथम चरण आपका 1789 से 1950 का चरण है, और इस प्रथम चरण में महिला आंदोलन केंद्रित रहा महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को लेकर, मेनली वोट देने का अधिकार। 1950 तक तो ये महिलाएं वोट देने के अधिकार को लेकर लड़ती रही पूरे दुनिया में, और धीरे धीरे करके इंग्लैंड जैसे राज्य देश में 1948 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, 1918 में थोड़ा मिला, फिर 1928 में थोड़ा मिला, फिर 1948 में प्रॉपर मिला। इस तरह से 1950 के बाद जब हम महिला आंदोलन पर विचार करते हैं तो 1950 के बाद महिला आंदोलन 3 प्रमुख विचारधाराओं पर आधारित दिखाई देता है। उदारवादी महिलावाद, ये वाला पीरियड में, इस पीरियड में उदारवादी महिलावाद, लिबरल फेमिनिज्म, समाजवादी महिलावाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म, आमूलचूल परिवर्तनवादी महिलावाद। 1950 के बाद रेडिकल फेमिनिज्म का उभार 1960-70 में होता है। बाकी समाजवादी महिलावाद और उदारवादी महिलावाद तो पहले से चला आ रहा है, उसी का नया रूप 1950 के बाद आगे बढ़ता है। उदारवादी महिलावाद महिलाओं के नागरिक अधिकारों को लेकर के आंदोलन कर रही होती है। समाजवादी महिलावाद महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रही होती है। और 60-70 में रेडिकल फेमिनिज्म कुछ अन्य मुद्दे, गर्भपात का अधिकार, गर्भधारण का अधिकार, गे मैरिज, सेक्स मैरिज आदि आदि को लेकर के आंदोलन कर रही होती है। इस तरह से महिला आंदोलन भारत में 1950 के बाद आधुनिक भारत में आगे बढ़ता है। 1990 के बाद महिला आंदोलन कई विचारधाराओं में विभक्त हो जाता है, जिसकी चर्चा हमने की, इको फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, तरह तरह की चीजें। और चतुर्थ चरण एक 2010 के बाद दिया गया है बच्चा, ठीक है। ये कुछ विशेष नहीं है, चतुर्थ चरण पर आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना है। बस 3 चरण ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। आपका जो 90 के बाद 2010 तक, 2090 के बाद कहिए, जहां महिला आंदोलन कई विचारधाराओं पर आधारित हो जाता है, कई विचारधाराओं में विभक्त हो जाता है। इसी पीरियड में मैंने कहा ना, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म, सेक्स पॉजिटिव फेमिनिज्म, लिपस्टिक फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, वेजिटेरियन फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, पहले से चला ही आ रहा, लिबरल फेमिनिज्म, लेस्बियनिज्म, थोड़ा अलग डफली, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से महिला अधिकारों को लेकर के आंदोलन करती है। और इन्हीं महिला आंदोलनों के परिणाम स्वरूप दुनिया में सरकार महिलाओं को अधिकार प्रदान करती रहती है। क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कभी सामाजिक आंदोलन होता है तो ये सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक राज्य में दबाव समूह का कार्य करता है, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है।
सोशल मूवमेंट में एक नहीं कई लोग होते हैं, और डेमोक्रेसी में ज्यादा लोगों की संख्या किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी मांग को लेकर सरकार को प्रेशराइज करती है। परिणामतः सरकार दबाव में आकर के और उनकी मांगों को पूरा करती है, और मांगों को पूरा करने के क्रम में कानून का निर्माण करती है। तो सामाजिक आंदोलन या महिला आंदोलन एक तरह से महिलाओं में या समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ महिला आंदोलन सरकार पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हुए सरकार की नीतियों को महिलाओं के पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, सरकार से महिलाओं के फेवर में कानून बनवाने का प्रयास करते हैं, सरकार से कानून आदि के माध्यम से महिलाओं की समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। तो अलग अलग आंदोलन अलग अलग रूपों में, ये मैरिज, लेस्बियन मैरिज को मान्यता दिलवाना से लेकर गर्भपात के अधिकार को मान्यता दिलवाना से लेकर उनके आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में, उनके नागरिक अधिकारों के संदर्भ में पूरे दुनिया के समाजों में महिला आंदोलन सक्रिय रहा है और महिलाओं की स्थिति में सुधार होता रहा है। राइट। 2010 के बाद जो चतुर्थ चरण की हम बात करते हैं बच्चा, ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है, इसमें एक इंटरनेट एक्टिविज्म, खास करके इंटरनेट सोशल मीडिया का जो दौर आता है, इसके साथ क्लब करके महिला आंदोलन को देखा जाए। और कुछ इसमें नया नहीं है, इसमें और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत। यही है विश्व में महिला। डन। अब फ्रेश पेज पर जाइए, ये आप यहां पर नीचे की तरफ एक एरो दीजिए, पूरा का पूरा खींच करके, और लिख दीजिए पीडीएफ नोट्स, विश्व में महिला आंदोलन पीडीएफ नोट्स। विश्व में महिला आंदोलन पीडीएफ नोट्स। आपने लिख दिया विश्व में महिला आंदोलन पीडीएफ नोट्स। ठीक है, चलिए, विश्व में महिला आंदोलन पीडीएफ नोट्स। अब हम ये सारे के सारे प्रथम चरण से लेकर के फ्रांस में, इंग्लैंड में महिला आंदोलन, अमेरिका में महिला आंदोलन, द्वितीय चरण 1950 के बाद उदारवादी महिलावाद, प्रमुख मुद्दा प्रमुख नेता समाजवादी महिलावाद, प्रमुख मुद्दा प्रमुख नेता किए गए प्रयास रेडिकल महिलावाद, प्रमुख मुद्दा प्रमुख किए गए प्रयास रेडिकल महिलावाद का स्वरूप सेपरेटिज्म, लेस्बियनिज्म, प्रमुख नेता 80 के बाद लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, सेपरेटिज्म, लेस्बियनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, प्रमुख मुद्दा प्रमुख नेता किए गए प्रयास, इको फेमिनिज्म, प्रमुख मान्यता प्रमुख नेता किए गए प्रयास। तृतीय चरण 1990 से 2010, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, कई विचारधाराओं में विभक्त 90 के बाद इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म, सेक्स पॉजिटिव फेमिनिज्म, लिपस्टिक फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, वेजिटेरियन, इको फेमिनिज्म। चतुर्थ चरण फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म 2010 के बाद मेनली इंटरनेट एक्टिविज्म और इंटरसेक्शनलिटी एंड इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर पर विशेष बल। विश्व में महिला आंदोलन समीक्षा, उपलब्धियां कमियां, भारत में महिलाएं, और आ जाओ भारत में महिला संगठन और महिला आंदोलन। एक हेडिंग डालो बच्चा, भारत में महिला संगठन और महिला आंदोलन। पीडीएफ नोट्स आपने दे दिया, लिख दिया, मैं पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। फ्रेश पेज पे जाओ और फ्रेश टॉपिक, आपका पेपर 1 यही है ना इंडियन सोसाइटी में। टॉपिक पे तो अभी मैं विश्व महिला आंदोलन आपके ज्ञान को विस्तारित कर रहा था, मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे रहा था, बहुत ज्यादा नहीं दिया, हल्का सा दे दिया, और इस पर मैं कंटेंट आपको दे दूंगा। तो फुर्सत में जब कभी आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाए तो आप इसको पढ़ेंगे, आपके पास मैटर रहेगा। एक आउटलाइन मैंने दे दिया, अब उस आउटलाइन की चर्चा आपके भारत में महिला आंदोलन में आएगी। ठीक है, तो भारत में महिला आंदोलन को कुछ डायमेंशन में बांटो। पहला है भारत में महिला आंदोलन का अर्थ। भारत में महिला आंदोलन का अर्थ, आपका एक कैपिटल ए है बच्चा,
भारत में महिला आंदोलन के कारण भारत में महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास और भारत में महिला आंदोलन का मूल्यांकन, भारत में महिला आंदोलन का मूल्यांकन डन। भारत में महिला आंदोलन का मूल्यांकन। डन। भारत में महिला आंदोलन का मूल्यांकन। पहला पार्ट बड़ा क्लियर है। महिला आंदोलन का अर्थ ऐतिहासिक रूप से हम नहीं दिखाएंगे ना, ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज पितृ सत्तात्मक समाज रहा है। इस समाज में महिलाओं की स्थिति निम्नतर रही है। ठीक है। अंग्रेजों के आगमन के साथ तर्क बुद्धिवाद और आधुनिकता के मूल्यों का भारत में प्रसार होता है, मानवतावादी विचारधारा का भारत में प्रसार होता है और फिर सबसे पहले कुछ सुधार आंदोलनकारियों द्वारा इस पितृसत्तात्मकता पर, लिंग असमानता पर, महिलाओं की निम्नतर स्थिति पर प्रहार किया जाता है और फिर कुछ महिलाओं द्वारा जागरूक होकर अपना संगठन बनाकर जब सामूहिक और संगठित रूप से महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है, तो इन्हीं प्रयासों को हम महिला आंदोलन की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल यही है भारत में महिला आंदोलन का अर्थ। भारत में महिला आंदोलन के कारण, अगर एक डायमेंशन है दिमाग में तो महिला आंदोलन के क्या कारण रहे हैं, तो बड़ा क्लियर है। महिलाओं की निम्न स्थिति, हमेशा याद रखो किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए क्या कारण होते हैं। समाज के लोग जब किसी भी चीज को हटाने के लिए सामूहिक और संगठित प्रयास करते हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक और संगठित प्रयास करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई समस्या उनको दिखाई देती। जब समाज के लोगों को कोई चीज समस्या नजर आने लगे, तभी समाज के लोग संगठित होकर के उस समस्या को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करते। तो सामाजिक आंदोलन की एक आवश्यक शर्त है, आवश्यक कारण है समस्या का होना। दूसरा है समस्या को समस्या के रूप में देखना। तो भारत में महिला आंदोलन का एक आवश्यक कारण है महिलाओं की निम्नतर स्थिति, महिलाओं की साथ जुड़ी कई तरह की समस्याएं, लिंग असमानता। लिंग समानता और निम्नतर स्थिति तो पहले से ही चला आ रहा था, क्यों नहीं पहले महिला आंदोलन हुआ? तो कारण यह था कि महिलाओं के साथ उस स्थिति को, महिलाओं से जुड़े हुए उन पक्षों को समस्या नहीं माना जाता था। धर्म के आधार पर उसे सही ठहराया जाता था। सती प्रथा सही था, प्रथा था, समाज द्वारा मान्य था। उन्हें समस्या तो तब देखा गया जब आधुनिकता के मूल्यों का भारत में प्रवेश हुआ, तर्क बुद्धिवाद का भारत में प्रवेश हुआ। और जब तर्क बुद्धिवाद के चश्मे से, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रथा पर विचार किया गया, ये प्रथा नहीं कुप्रथा दिखाई दी। पति के चिता पर शहीद हो जाने से, मर जाने से अगले जन्म में भी पति पत्नी का साथ साथ रहेगा, ये अतार्किक लगा, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं लगा। तो तर्क बुद्धिवाद और विज्ञान के विकास ने महिलाओं के साथ जुड़ी जो निम्नतर स्थितियां थी, जो लिंग असमानता के तत्व थे, जो समस्याएं थी, उसके पीछे जो धार्मिक आधार था उसको कमजोर किया। जब धार्मिक आधार कमजोर हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि अब लोगों को समस्या नजर आने लगी, अतार्किक चीजें नजर आने लगी, अंधविश्वास नजर आने लगा। और अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का जब प्रसार हुआ, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, तो इन मूल्यों के प्रसार से लोगों ने जब समानता के चश्मे से देखा, स्वतंत्रता के चश्मे से देखा, तो महिलाओं की स्थिति बदतर थी। उन्होंने लिंग असमानता को डिनाई किया, महिलाओं के पुरुषों के अधीन रहने को, पराधीनता को डिनाई किया।
और लिंग समानता की दिशा में परिवर्तन के लिए महिलाओं का सामूहिक और संगठित प्रयास शुरू हो गया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने भी महिलाओं की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाया, आधुनिक बनाया। सुधार आंदोलन ने महिलाओं की इस निम्नतर स्थिति पर प्रहार करके महिलाओं को अवेयर किया। ये सभी कहीं ना कहीं भारत में महिला आंदोलन के कारण के रूप में रहे। इधर महिलावादी विचारधारा जो वैश्विक स्तर पर चल रही थी, विश्व स्तर पर जो महिलावादी आंदोलन चल रहा था, उसने भी भारतीय महिलाओं को प्रेरित किया और वो संगठित होकर के भारतीय महिलाओं ने भारत में अपनी स्थिति के ठीक करने के लिए, अपनी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। भारत में महिला आंदोलन के उद्भव में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व और संगठनों का योगदान भी रहा। अगर नेता नहीं आदि होते, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, बहुत सारे नेता रहे जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत रहे। तो महिला नेतृत्व और संगठनों का योगदान भी रहा। हम यातायात और संचार साधनों के विकास को भी एक कारण मान सकते हैं, सोशल मीडिया को हम एक कारण मान सकते हैं। हाल में जो निर्भया के साथ बलात्कार और हत्या हुई, उसके विरोध में जो जन आंदोलन, महिला आंदोलन उभर कर सामने आया, या फिर कार्यस्थल पर यौन शोषण, मीटू आंदोलन, आपने नाम सुना होगा, बीच में हम लोग चर्चा करेंगे। मीटू आंदोलन जैसे आंदोलनों के उद्भव में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी थी। आज हर तरह के मूवमेंट में सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल अदा करता है। ये सब भी कहीं ना कहीं कारण में रहे। तो हम भारत में महिला आंदोलन के कारणों की चर्चा कर देंगे। आसान है, एक आउटलाइन हम लोगों को मिला हुआ है, क्या 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 कारण है, कैसे कैसे कारण है। और फिर हम लोग भारत में महिला आंदोलन के रूप में जो हुआ उसकी चर्चा करेंगे। यानी हमारा जो मेजर होगा वो भारत में महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास होगा। इन प्रयासों को भी हम यहां पर भी कुछ चरणों में बांट कर देखेंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। लेकिन ये चतुर्थ चरण और तृतीय चरण विश्व महिला आंदोलन के सापेक्ष नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। भारत में प्रथम चरण की शुरुआत को हम 1901 से 1932 तक देखते हैं। द्वितीय चरण की शुरुआत को हम 1947 से 1970 तक मानते हैं। तृतीय चरण की शुरुआत को विद्वानों ने 1970 से 1990 माना और चतुर्थ चरण को 1990 से अब तक का माना, क्योंकि अलग अलग कुछ चीजें बदलती चली गई। तो भारत में महिला आंदोलन के रूप में जो प्रयास किया गया, इन प्रयासों की हम चर्चा करेंगे और फिर हम लास्ट में भारत में महिला आंदोलन का मूल्यांकन। डन बच्चा? अब चूंकि मैं आज शुरू करूंगा तो कम से कम अभी 1.5 घंटे का क्लास है, वो खत्म नहीं होगा, पूरा रहेगा। और फिर आधे घंटे अगले क्लास में करके और फिर दूसरा टॉपिक उठाना उचित नहीं है। तो मैं आज इस क्लास को यहीं पर रोकता हूं बच्चा। आज आपका छोटा क्लास होगा आज और कल, क्योंकि फिर हड़बड़ी होगा और हड़बड़ी होगा तो टॉपिक मजा नहीं आएगा। तो मैं इसको कल पूरा करूंगा और कल पूरा करने के बाद मतलब परसों मंडे को, और इसके बाद 2 टॉपिक आपका रहेगा, शिक्षा और हेल्थ। शिक्षा या तो 2 दिन में, नहीं तो 4 से 5 दिन में। हेल्थ या तो 1 दिन में, नहीं तो 2 से 3 दिन में। डिपेंड मेरे ऊपर है। अगर मैं कुछ टॉपिक को स्किप कर जाऊं तो फिर मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। शिक्षा और 2 दिन, हेल्थ 1 दिन, ठीक है। थोड़ा सा मैं टॉपिक से स्किप ना करूं तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में आपका सोशल जस्टिस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में सोशल जस्टिस आपका फिनिश खत्म हो जाएगा। डन? हमारे बच्चे कह रहे हैं कब खत्म होगा, तो अगले सप्ताह में आपका सोशल जस्टिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। मैं कट नहीं कर रहा हूं, मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा आपका समय लग रहा है। और आप समझ सकते हो कि मैं थोड़ा सा कट करूं तो आपको नहीं समझ में आएगा मैंने कहाँ कट किया। इतना तो सक्षम हूं मैं, पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो गया है। लेकिन यहाँ खड़ा होने के बाद मन करता है कि नहीं, ये मौका आपको मिला है तो ये मौका आपके लिए लाभकारी हो। तो 2-4 दिन में कोई बहुत बड़ा 3rd वर्ल्ड वार आप नहीं लड़ लोगे। एक बार पढ़ो तो एक सेगमेंट पर इतना अच्छा कमांड आपका रहे कि लगभग उस टॉपिक को उठाओ तो निबंध भी पूछा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ महिला पर एक अच्छा खासा समझ आपको मिल गया होगा।
मेरी तरफ से अब आपके पास कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, अब आप उसको पढ़ो और उसको लिखने के लेवल पर ले आओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।